नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए अगला चैप्टर यानी दूसरा, जिसका नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। तो इसमें हम हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं, ग्रंथियां, पाचन तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। कि हमारे जो मानव शरीर है इसकी प्रकृति अद्भुत है। इसमें जटिल संरचनाएं होती है, मतलब इसमें बारीक बारीक नसें बनी होती हैं। बारीक मतलब इतना सिस्टम होता है कि हम इनको समझ नहीं पाते। देखिए, जो विभिन्न संरचनाएं इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणु, अणुओं तथा यौगिकों से होती है। तो आप सभी को पता है कि प्रकृति में सबसे छोटा पदार्थ पाया जाता है, वो होता है परमाणु। फिर परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु, तथा अणुओं से क्या बनते हैं? यौगिक। तो हमारे शरीर का संगठन भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब परमाणु, अणुओं तथा यौगिकों से। तो हमारे शरीर की इसी प्रकार सबसे छोटी इकाई क्या होती है शरीर की? कोशिका। मतलब कोशिका मिलकर छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़कर क्या बनाती हैं? ऊतक। फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। फिर अंगों से मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है। ये परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। मतलब ये सब मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे एक बड़े मकान को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। फिर ईंटों से दीवार, दीवार से कमरा, फिर कमरे से मकान। इसी तरह से हमारा शरीर में सबसे छोटी ईंट का काम करती है कोशिका। दीवार का काम करते हैं ऊतक। अंग किसका काम करते हैं? एक कमरा। और फिर इन चीज़ों से मिलकर जो जटिल तंत्र जो शरीर बनता है वो एक तरह से मकान हो जाता है। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। कोश का शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारे शरीर को आकार और जो क्रियाएं ये करने के लिए कोशिकाएं ये मूलभूत इकाई हैं। विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न कोशिकाएं कार्य करती हैं। मतलब अलग अलग कार्य अलग अलग तरह की कोशिकाएं करती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। मतलब एक जैसी ही कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं। जैसे पेशी, अस्थि। तो पेशी, ऊतक और अस्थि ये समान कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। दो या अधिक तरह के ऊतक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। ऊतकों का यह युग्मज संग्रही एक अंग जैसे आमाशय, यकृत आदि का निर्माण करते हैं। मतलब दो अलग अलग ऊतक मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। उनसे क्या बनता है? अंग बनता है। जैसे उदाहरण के लिए आमाशय और यकृत। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं। मतलब शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो सब एक साथ मिलकर, मतलब सब एक साथ काम करते हैं समूह के रूप में। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए सभी लेबर काम करती हैं समूह के रूप में, इसी प्रकार से शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो सभी समूह के रूप में मिलकर एक कार्य करते हैं।
और एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं। मतलब कोई भी कार्य, जैसे मान ली पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, तो पाचन क्रिया को मान लीजिए शुरुआत में तो हमने खाना खाया तो मुंह में इस ऐसा काम किया, फिर इसमें से जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें से जठर मतलब जो लार होती है वो मिल जाती है। मिलने के बाद फिर हमारी ग्रेसिका में चले जाता है, फिर उससे आमाशय में आ जाता है। आमाशय से जो एंजाइम मिलकर फिर उसका पाचन हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में सरल रूप में वो हो जाते हैं विघटित। फिर वो किस में आ जाते हैं? छोटी आंत में आ जाते हैं। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ठीक है। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं तथा एक संस्थान या तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। ये सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। इस पाठ में आपको मानव शरीर में क्रियाशील विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मतलब शरीर के जो विभिन्न तंत्र हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सर्वप्रथम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको किस तरह से पचाते हैं, उसको मतलब जटिल से सरल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उससे जो पोषक तत्व हैं उनको किस जगह पर उनको अवशोषित किया जाता है, कौन से पदार्थ का अपघटन कहाँ पे होता है, कौन से पदार्थ का अवशोषक कहाँ होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। जो मानव हम क्या भोजन किस लिए ग्रहण करते हैं? ताकि हमको आवश्यक ऊर्जा, मतलब हम जो कार्य करते हैं वो जो हमको शक्ति यानी ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके माध्यम से होती है? भोजन के माध्यम से। एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व लवण। भोजन से हम ये भोजन के घटक हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व लवण। इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ज़्यादातर जो घटक होते हैं वो जटिल अवस्था में होते हैं। जैसे हम रोटी ग्रहण करते हैं तो रोटी भी एक जटिल अवस्था में होती है, दाल वो भी जटिल अवस्था में होती है। तो इनका हम क्या पाचन करते हैं शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। मतलब इनका अवशोषण करने के लिए इनका जो जटिल से सरल पदार्थों में इनको बदला जाता है। इस क्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियाँ आदि सम्मिलित होती हैं। तो मतलब इसको पूरे पाचन क्रिया, मतलब जो इसको ग्रहण करने से लेकर मल त्याग तक, इसमें जो एक तंत्र के रूप में कार्य होता है जिसमें अनेक अंग और ग्रंथियाँ कार्य करती हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह पाचन तंत्र कहलाता है। तो ये क्रिया क्या? पाचन तंत्र कहलाता है। ये पाचन क्रिया कहलाती है। मतलब जो अपन भोजन ग्रहण करने से लेकर मल त्याग तक की क्रिया पाचन क्रिया या पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन में क्या करते हैं कि जो जटिल भोजन होता है उसे बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम जो रस ग्रंथियों द्वारा
स्रावित होता है उनके माध्यम से इनको सरल में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में या उनको सरल पदार्थों में बदला जाता है और इनको घुलनशील पदार्थ बनाया जाता है। मतलब इनका एक पेस्ट बनाया जाता है एक तरह से, फिर जाके इनका अवशोषण किया जाता है। तो देखिए जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों में इनका जो रासायनिक क्रिया और एंजाइमों की सहायता से इनको बदलने की क्रिया वो पाचन क्रिया मतलब पाचन क्रिया कहलाती हैं। ठीक है। तो देखिए पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंग व ग्रंथियाँ निम्नानुसार हैं, वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र है मानव तंत्र का। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए ये मुंह है, इससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ पे इसको अच्छी तरह से चबाया जाता है। चबाने के बाद यहाँ पे जो लार ग्रंथि दिख रही है आपको, ये लार ग्रंथि, इससे एक मतलब रस निकलता है जिसको आप शायद जठर रस बोल सकते हैं। जठर रस ये इसमें घुल जाता है। इनको घुलने के बाद जो लार होती है ना, ये घुलने के बाद फिर जो भोजन है वो चिकना हो जाता है, मतलब फिसलन युक्त हो जाता है। फिर वो आसानी से फिर ये ग्रेसनी से फिर ये ग्रेसिका के माध्यम से खाया जाता है, इस आमाशय में आ जाता है। ठीक है। आमाशय से फिर इसमें भी कुछ पाचक रस मिल जाते हैं। इनमें पाचक रस मिलकर ये ड्यूोडीनम मतलब छोटी आंत का प्रारंभिक भाग, उसमें होते हुए छोटी आंत में इसका अवशोषण, इसके पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषक होता है। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में इनका जल अवशोषित होता है। तो चलिए और देखते हैं इनकी क्रिया। फिर शेष बचा हुआ वो इस गुदे के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं। मुख, तो मुख से हम सर्वप्रथम इसका ग्रहण करते हैं। फिर ये ग्रेसनी फेरिंग्स में जाता है। फिर फेरिंग्स से ग्रास नली में, ग्रास नली से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलद्वार या रेक्टम में। ये 7 मोटे तौर पर ये अंग इसमें काम आते हैं। तो इनमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ काम आती हैं वो देखिए। कौन कौन सी ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि से जो लार हैं उसमें मिल जाती हैं। फिर यकृत ग्रंथि, लीवर और पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो सभी अंग मिलकर एक आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल मतलब जो अपन आहार लेते हैं उससे लेकर जो पाचन क्रिया करते हैं उससे लेकर इसका मल त्याग किया जाता है उस तक एक ये सारे अंग और ग्रंथियां मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती हैं। यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती हैं। इसे पोषण नाल भी कहा जा सकता है, यानी डाइजेस्टिव कैनल भी कहा जा सकता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला है आहार को सरलीकृत कर पचाना। तो पहला कार्य आहार को जो ठोस होता है, कठोर होता है, मतलब जटिल होता है, उसको सरलीकृत किया जाता है। सरलीकृत करने के बाद पचित आहार का अवशोषण किया जाता है, मतलब जो सरल में बदल जाता है, जो पच जाता है उसका फिर अवशोषण किया जाता है। मतलब मान लीजिए ऐसा थोड़ी है कि भोजन को ले लिया और बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं है भाई। भोजन करने के बाद उसका जो पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषण भी तो करना ज़रूरी होता है। अवशोषण करने से हमारे शरीर में जो आवश्यक चीज़ है, जैसे मान लीजिए
विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, और जैसे इन सब चीज़ों से मिलकर हम जैसे हमारे शरीर में ब्लड बनता है तो इन चीज़ों से ही बनता है, इनका अवशोषण करने से ही। तीसरा है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना है, ये है भाई। तो चलिए आगे देखते हैं। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियां या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस डाइजेस्टिव जूस उत्तरदायी होते हैं। तो आहार नाल में क्या ग्रंथियां और अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा जो पाचन रस निकलता है वो इस पाचन क्रिया में उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूपों में परिवर्तित करते हैं। मतलब ये रस क्या करते हैं, इस तरह से भोजन को पाचन करते हैं ताकि इनका अवशोषण आसानी से हो सके। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो जो पाचित किया हुआ भोजन उनमें क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। तो ये पोषक तत्व पाचन के बाद जो आहार नाल होती हैं उसमें जो विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं के माध्यम से, इसमें जो कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं वो इनका क्या अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। मतलब ये भोजन किस तरह से गति करता है, कभी तो उसकी जो भोजन नली होती हैं उनमें क्या कभी तो संकुचन होता है, मतलब सिकुड़ती हैं, और कभी ये चौड़ी होती है, मतलब संकुचन व विस्तार से गति करते हैं। संकुचित होने से फिर चौड़ी होती है, फिर ऐसे खिसकता जाता है धीरे धीरे भाई, ठीक है ना। विभिन्न स्तरों पर संवरणी पेशियाँ स्फिंक्टर्स, संवरणी पेशियाँ भोजन, पाचित भोजन रस तथा अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। तो भोजन, विपाचित भोजन रस और अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है उनकी गति को नियंत्रित करती हैं। कौन, संवरणी पेशियाँ। अब आता है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, कि पाचन कार्य में कौन कौन से अंग काम में आते हैं वो देखिए। जैसा कि आपको विदित है कि पाचन कार्य मुख से लेकर मलद्वार तक अनेकों अंग कार्य करते हैं, अभी बताया था। अब हम इन अंगों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला आता है मुख। तो माउथ, आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। मतलब हम भोजन आहार नाल या मतलब मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं, फिर इनको अच्छी तरह चबाकर इसको फिर खा ढकेल देते हैं, मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा बाउल शेप्ड अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशियाँ निर्मित जीवा पाई जाती हैं। मतलब एक जीव होती हैं जो भोजन को चारों तरफ से ऐसे घुमा सकती है, ठीक है ना, घुमा घुमा कर उसको चबा सकें। जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो जीवा किससे, फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती हैं तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती हैं। जो मुख गुहा है अंदर कंठ उस तक जाती हैं। मुख दो मांसल ओठों से घिरा होता है। मुंह
के एक तो ऊपर होता है, एक नीचे होता है, आप सभी को पता है। 2 होंठ होते हैं, उनसे घिरा होता है, जो मुख को खोलने एवं बंद करने, भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो होंठ हमारे क्या कार्य करते हैं, मतलब मुंह को बंद करने में और खोलने में तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। मुख के ऊपर व नीचे भाग में एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा या गम कहा जाता है। मसूड़े तथा दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती थीकोडोंट कहा जाता है। मानवों में द्विवारदंती दांत व्यवस्था पाई जाती है। मतलब द्विवारदंती व्यवस्था मतलब जो समान प्रकार के हैं वो ऊपर नीचे पाए जाते हैं, जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत, द्विवारदंती मतलब जिसमें जीवन काल में 2 प्रकार के दांत, मतलब हमारे जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। मतलब एक तो दूध के दांत, एक स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो दूध के दांत 7-8 वर्ष के बच्चों में उखड़ जाते हैं, फिर 7-8 वर्ष के बाद में वो स्थायी दांत आने लगने शुरू हो जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, इंसिजर्स। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। तो 6 महीने में ही जो आगे के दांत होते हैं बड़े बड़े, जो काटने का और कुतरने का कार्य करते हैं, जिनको कहते हैं कृंतक। दूसरा है रदनक। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मतलब जो सामने के जो दो दांत होते हैं, उनके जो साइड में होते हैं ना, वो होते हैं रदनक। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। मतलब 2 ऊपर के जबड़े में और 2 ही नीचे के जबड़े में। मतलब एक इधर और एक इधर, एक ऊपर के में एक लेफ्ट एक राइट, और इसी तरह से नीचे के में भी एक लेफ्ट एक राइट में। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। जो मांसाहारी जो पशु होते हैं वो क्या है कि भोजन को चीरने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है अग्र चवरणक। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। मतलब जो हमारी दाढ़ होती है ना, जिनको हम दाढ़ बोलते हैं, वो होते हैं ये अग्रचवरणक, जो प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। मतलब ऊपर एक साइड 2, दूसरी साइड 2, फिर नीचे के में एक साइड 2 और दूसरी साइड भी 2, इस तरह से 4-4 पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट हैं चवर्णक। जो लास्ट की जो दाढ़ होती हैं वो है ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं। प्रथमतः ये 12 से 15 की उम्र में निकलते हैं। मतलब लास्ट के जो पीछे के दांत होते हैं, दाढ़ चौड़े होते हैं ये काफ़ी। ये होती हैं जो 3 इधर और नीचे के में भी 3 इधर और 3 उधर होती हैं। नेक्स्ट है ग्रेसनी फेरिंग्स। मुख गुहा यानी जीवा व तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा सैक और फ्लेक्स सेप्ट ग्रेसनी से जुड़ी होती हैं। ग्रेसनी से मतलब जो अपनी जीभ होती है उसके नीचे की तरफ। ग्रेसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल तथा वायु श्वासनाल में जाती हैं। भोजन हमारी ग्रासनाल में जाता है तथा श्वासनाल में जाती है। ग्रेसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी सूरत में भोजन श्वासनाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। मतलब इनमें ऐसा सिस्टम होता है कि भाई भोजन तो ना ही तो वायु नाल में प्रवेश कर सके और वायु ना ही ये भोजन नाल में
प्रवेश ना कर सके, ऐसा सिस्टम होता है। मतलब एक बाल लगा होता है इसी तरह का, मतलब जैसे ही भोजन करते हैं तो जो वायु का श्वास नाल है उसमें बाल बंद हो जाता है, इस तरह का ऐसा सिस्टम होता है इनमें। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं, यानी कि दोनों के मुख ग्रसनी के नीचे होते हैं। जो अग्र भाग में श्वासनाल, जो आगे का भाग होता है उसमें श्वासनाल, तथा जो पीछे का भाग होते हैं उसमें ग्रासनाल, मतलब जिसमें भोजन खिसकता है उसमें स्थित होती हैं। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा कंठ ग्रसनी या अधो ग्रसनी। तो ये जीवा मुख ग्रसनी, यहाँ पे ये नासा ग्रसनी जिसके माध्यम से हम श्वास लेते हैं, और ये अधो ग्रसनी, मतलब यहाँ दोनों मिक्स हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है, अब आता है ग्रास नली। ये एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा, सर्विक्स तथा बक्स स्थल से होती हुई मध्य पट डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुँचाना है। तो ग्रास नली क्या करती हैं, मुख से भोजन को आमाशय में पहुँचाने का कार्य करती हैं। ग्रास नली में कुछ श्लेष्म ग्रंथियाँ मिलती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है, मतलब लसलसा मतलब चिकना बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियाँ भोजन को एक प्रकार की गति क्रमांकुचन गति प्रदान करती हैं। तो इनकी भित्ति यानी दीवार होती हैं इनकी, वो भोजन को क्रमांकुचन गति प्रदान करती है, मतलब ये पेशियाँ इनकी सिकुड़ती और फैलती रहती हैं जिससे ये भोजन खिसकता रहता है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों को एक पल्ला फ्लैप होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स कहलाता है। मतलब ग्रास नली होती है उसके शीर्ष पर एक ढक्कन सा लगा होता है, मतलब जो मैंने कहा एक बाल की तरह होता है, या एपिग्लोटिक्स भी कहते हैं, जो क्या करते हैं भोजन निकलने के दौरान यह पल्ला या जो बाल की तरह होता है वो क्या करता है, बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। मान लीजिए वो बंद नहीं होगा तो भोजन श्वास नली में घुस जाएगा, तो उसमें घुस जाने से हमको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, हमारा सांस अंदर नहीं जाएगा, जिससे हमको क्या, उससे उल्टी हो जाती हैं। कभी कभार हम भोजन करते हैं बात करते करते तो हमको क्या उल्टी हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमको सांस नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आमाशय, अब आता है आमाशय। स्टोमैक आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय है। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना होती हैं, एक जे आकार की संरचना होती है, इस तरह से कुछ ये इस तरह से कुछ इस तरह से होता है, पतला सा शायद बन नहीं रहा। जे आकार की संरचना है जो ग्रास नली व ग्रहणी ड्यूडिनम के मध्य तथा उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। मतलब ये क्या, ग्रास नली होती हैं उसका जो समाप्त होता है एक पॉइंट तो उससे जुड़ा होता है, दूसरा ड्यूडिनम ग्रहणी, मतलब ड्यूडिनम छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है उससे जुड़ा होता है, मतलब छोटी आंत का ये भाग और इधर ये ग्रास नली, तो इन दोनों चीज़ों दोनों नलिकाओं से जुड़ा होता है। ये इस तरह से ये आमाशय होता है। तो आमाशय यहाँ से ग्रास नली से जुड़ा होता है, फिर यहाँ से ये
इस तरह से यहाँ और यहाँ ये ड्यूडीनम होती है, ठीक है, ड्यूडीनम। तो इस ड्यूडीनम और एक पॉइंट ग्रास नली से जुड़ा होता है। ड्यूडीनम के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकते हैं, मतलब 1 से 3 लीटर तक भोजन को स्टोर कर सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्डियक या जठरागम भाग। यह बायां बड़ा भाग है जहाँ से ग्रेसिका आमाशय में प्रविष्ट होती हैं। तो ये बायां भाग है जहाँ से जो ग्रेसिका आमाशय में प्रवेश करती हैं, मतलब जहाँ से भोजन इसमें प्रवेश करता है। दूसरा है जठर निर्गमी भाग। यह आमाशय का दाहिना भाग है जहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। दूसरा भाग है जहाँ छोटी आंत से आमाशय जुड़ता है। तीसरा है फंडिस भाग। यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की संरचना है। फंडिस भाग बीच का है। आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती हैं। इसमें है ए ग्रास अवरोधिनी। ग्रास अवरोधिनी यह ग्रेसिका व आमाशय को विभाजित करती हैं। ग्रास अवरोधिनी क्या होती है? ग्रेसिका और आमाशय को अलग करती हैं तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रेसनी में जाने से रोकती हैं। ये क्या करती हैं? मतलब आमाशय में HCl एक ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है? पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपकी परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये भोजन हम करते हैं तो ये आमाशय में आता है, फिर इसका अपघटन होने पर ग्रंथियों के द्वारा जो रस स्राव होते हैं तो उसमें से एक ग्रंथियाँ HCl निकालती हैं। तो HCl इसमें मिल जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय। तो इसी प्रकार से कभी कभार हमको उल्टी हो जाती हैं। तो उल्टी हो जाने से हमें खट्टा खट्टा महसूस होता है। कभी कभार कब्ज़ हो जाने पर खट्टी खट्टी डकार आती हैं। तो वो आमाशय में भोजन अम्लीय होने की वजह से ऐसा होता है। तो देखिए, अम्लीय HCl होता है। तो ये ग्रास नलिका अवरोधिनी क्या करती हैं? जो अम्लीय भोजन है उसको ग्रेसनी में जाने से रोकती हैं। कौन? ग्रास नलिका अवरोधिनी, ठीक है। नेक्स्ट, जठर निर्गमी अवरोधिनी। आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती हैं। कौन? जठर निर्गमी अवरोधिनी। तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती हैं। आमाशय से छोटी आंत में भोजन को निकालने के लिए उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। कितना निकालना, कैसे कैसे निकालना, उसको नियंत्रित करती है। मतलब कब इसका कितना अपघटन हो जाने के बाद कब निकालना है, वो ऐसे नियंत्रित। फिर आती हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन।
छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो अमाशय के जठर निर्गमी पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। किसी बुक में तो 7.5 मीटर दे रखा है और किसी में 7 मीटर दे रखा है ना, तो लगभग आप इसको 7 मीटर मान सकते हैं लगभग। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 7 मीटर होती हैं तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो हम भोजन करते हैं उसकी जो सारी आहार नाल होती हैं, मतलब मुंह से लेकर मल त्याग तक, तो उसमें उसके रास्ते में सर्वाधिक पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। और अवशोषण भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपकी परीक्षा में आ जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आप क्या कहोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। अब उसके दिया जाए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बताओगे छोटी आंत में। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखिए, पहला भाग ड्यूडीनम, पहला भाग है ड्यूडीनम। अमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन यानी एंजाइमों द्वारा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे आगे का भाग ड्यूडीनम, मतलब इसमें से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, इनके माध्यम से इसमें पाचन होता है। दूसरा भाग है अग्र क्षुद्रांत या जेजुनम। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यह ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। जो भोजन का पाचन हो जाता है, उसका जो रस बन जाता है, उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण किया जाता है। कहाँ पर? अग्र क्षुद्रांत या जेजुनम में। ठीक है, पाचन होने के बाद जो पोषक पदार्थ बन जाते हैं, उनका अवशोषण किया जाता है अग्र क्षुद्रांत में। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिका एंट्रोसाइट कहा जाता है, इनके द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है ना। तो इस अग्र क्षुद्रांत में, जेजुनम में, विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आंत्र कोशिका एंट्रोसाइट कहा जाता है, इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसका तीसरा या अंतिम भाग है इलियम या क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों, विशेष रूप से पित्त, लवण, वाइल साल्ट वे विटामिनों का अवशोषण करता है। मतलब क्षुद्रांत मतलब तीसरा भाग इलियम किन किन का अवशोषण करता है? विटामिन्स का और लवण का। पित्त लवण, खनिज लवण होते हैं उनमें, जो पित्त लवण होते हैं उनका, और विटामिन्स का अवशोषण कौन करता है? इलियम पार्ट या क्षुद्रांत भाग। विटामिन्स का अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। मतलब ये चीज़ आगे के जो 2 भाग हैं उनमें इनका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो ये लास्ट के भाग में इनका अवशोषण होता है। इनके बाद आती हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। तो इलियम पार्ट किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। मतलब इनमें जो जीवाणु होते हैं
जो मतलब पूर्ण रूप से वैसे पाचन तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, मतलब कुछ कुछ अपाचित नहीं होता है, मतलब जिसका पाचन नहीं हो पाता है हल्का फुल्का, उनका किण्वन क्रिया द्वारा, मतलब किण्वन क्रिया का मतलब है एक तरह से सड़ना, फर्मेंटेशन। तो हम मल त्यागते हैं, उसमें बदबू क्यों आती है? क्योंकि बड़ी आंत में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा जो भोजन का पाचन किया जाता है, तो सड़ाने उनको पहले इन जीवाणुओं के माध्यम से सड़ाया जाता है, सड़ाकर उनको सरलीकृत किया जाता है, मतलब उनको उनका पेस्ट बना दिया जाता है, सरलीकृत पाचन में बदल दिया जाता है, सरलीकृत में बदल दिया जाता है। फिर बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण। तो इनका कार्य क्या है? जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करना बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी आंत में कौन कौन से पोषक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है? तो आप कह सकते हैं जल व लवणों का। तथा अपाचित भोजन को जो बचता है, जो अपाचित भोजन रहता है अर्धठोस, उस भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो देखिए बड़ी आंत का पहला भाग देखिए, ऐदांत्र अथवा अंदनाल, सीकम भाग, सीकम भी कह सकते हैं इसको, ऐसा भी लिखा सकता है, या ऐदांत्र अथवा अंदनाल भी कह सकते हैं। यह भाग क्षुद्रांश से जुड़ा होता है। यह क्षुद्रांश से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण, आहार का अवशोषण होता है इसमें अंदनाल में, तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे बृहदांत में पहुंचा दिया जाता है। अंदनाल के प्रथम भाग जो क्षुद्रांश से जुड़ा होता है से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। अब आता है बृहदांत्र कोलन। आहार नाल में बड़ी आंत का ऐदांत्र, अंदनाल के बाद क्या आता है? बृहदांत्र, सीकम के बाद। आहार नाल में बड़ी आंत का अदांत्र के आगे वाला भाग बृहदांत्र कहलाता है। यह उल्टे यू आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। बृहदांत 4 भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें है पहला आरोही बृहदांत, करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है आरोही बृहदांत। दूसरा है अनुप्रस्थ बृहदांत, करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका। तीसरा है अवरोही बृहदांत, करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका। चौथा है सिग्मा बृहदांत, करीब 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका। तो बृहदांत्र कोलन के 4 भाग होते हैं। इसके बाद क्या आता है? मलाशय, रेक्टम।